ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरफ़ा एजाज़ है एंड आई एम अ CSS 2018 qualifier and also I'm working as English help desk in charge at ISAP Institute and I welcome you all here to this live session. Basically हमारा live session जो है it is focused on our new morning session that is going to start from this month. इसके अलावा हमारे इस लाइव सेशन का मकसद ये है कि आपके जो आंसर हैं रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग CSS के CSS क्या है, CSS कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, बहुत सारी मैथ्स जो हैं आपके दिमाग में CSS को लेके होती हैं, स्पेशली इंग्लिश को लेके आपके दिमाग में जो मैथ्स होती हैं उनको आंसर करना और ये बताना कि उनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है और आपको ये बेसिकली समझाना कि किस तरह से इंस्टीट्यूट जो है वो आपको हेल्प कर सकता है इन ओवरकमिंग दोज फियर्स और आप किस तरह से बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर CSS। जो लोग CSS करना चाहते हैं सबसे पहले तो दे शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग कि CSS है क्या। बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, वी ऑल आर अवेयर ऑफ द एब्रीवेशंस। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं या जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में CSS एग्ज़ाम कहते हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो क्यों लिए जाते हैं। दोज आर फॉर द इंडक्शन इन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, जो कि 11 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जिनमें इंडक्शन के लिए वो एग्ज़ाम लिए जाते हैं। एंड हमें ये पता है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आती हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इसमें आपके पास कस्टम्स है, IRS है, सो एंड सो फॉर। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनमें इंडक्शन के लिए जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसको हम कॉमन लैंग्वेज में CSS का इम्तिहान जो है वो कहते हैं। जब कोई इरादा करता है कि उसने CSS करना है तो बेसिकली इसी बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करता है कि अच्छा CSS क्या है, इसके अंदर कौन से ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि CSS क्यों किया जाए, आपका CSS करने के पीछे मकसद क्या है, आप क्यों CSS करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये जवाब देते हुए मिलेंगे कि हमें CSS करना है क्योंकि हमें शौक़ है। बेसिकली CSS करना इज़ मच मोर देन योर शौक। आप शौक़ से ज़्यादा आगे बढ़कर CSS जो है बहुत सारी रीज़न्स की वजह से कर सकते हैं। उसमें सरफ़हरिस्त जो रीज़न है वो आपकी स्टेबिलिटी ऑफ करियर है। आपको एक जॉब ऐसी मिलती है जो कि स्टेबल जॉब होती है और हर एक की ख्वाहिश ये होती है जब वो प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखते हैं कि उनकी जॉब जो है वो स्टेबल हो, उनके करियर के अंदर स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो हमेशा रहे। तो CSS आपको ये स्टेबिलिटी ऑफ़र करता है। जब आप CSS का इम्तिहान पास करके और अ नंबर ऑफ़ अदर स्टेजेस, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल पास करके जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं देन यू नो दैट दिस इज़ इट, यू आर स्टेबल इन योर फील्ड। तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी का फैक्टर है कि CSS आपको आपकी करियर की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा फैक्टर, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इन योर बेटरमेंट, सोशल बेटरमेंट एज वेल एज प्रोफेशनल बेटरमेंट। चूँकि आप जॉब क्यों करते हैं, आप अपनी सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए, आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जॉब करते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका सोसाइटी में एक स्टेचर हो, एक नाम हो। और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो कि CSS ऑफ़र करता है दे हेल्प यू विद दैट। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हम इस कंट्री के सिटीज़न होने के नाते जो कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें हमें परफॉर्म करना है, हम उन एबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बेटर इक्विप होते हैं क्योंकि हमारा एक ग्राउंड लेवल पे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है लोगों के साथ। हमें सिस्टम का हमें पता होता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि क्यों आप CSS करना चाहते हैं। इट इज़ मोर देन जस्ट अ शौक, इसमें एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है CSS करने का। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि CSS आपने क्यों करना है, फिर आप ये देखना चाहते हैं कि CSS कौन लोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इन चीज़ों को लेकर, इन बेसिक जो रूल्स हैं उनको लेकर स्टूडेंट्स के अंदर कि इधर हम एलिजिबल हैं CSS करने के लिए या एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा स्टूडेंट जिसके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, कॉमनली जो कि रूल्स लिखे हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, वो ये हैं कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिसकी है वो स्टूडेंट एलिजिबल है CSS करने के लिए। वो आपका BS हो सकता है, BSc MSc हो सकती है, यानी जिस इंसान की 16 साल की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है वो CSS दे सकते हैं। ये तो रही बात एकेडमिक्स की कि एकेडमिकली कौन एलिजिबल है। अब एलिजिबल
वो इंसान है CSS करने के लिए इसके अलावा जिसके पास कमिटमेंट है कि वो CSS करना चाहता है, जिसके पास पैशन है, जो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम कर सकता है, वो CSS कर सकता है। इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है CSS के लिए। आप इंटेलिजेंट हैं, आप टॉपर रहे हैं एकेडमी में, ईदर यू आर अ फॉरेन ग्रेजुएट, दैट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सक्सेस इन CSS। क्राइटेरिया फॉर सक्सेस इन CSS इज़ हार्ड वर्क, इट्स कमिटमेंट, इट्स योर पैशन टूवर्ड्स योर गोल। और किसी भी चीज़ को, इट्स अ जनरल प्रैक्टिस इन योर लाइफ कि आप बगैर पैशन और कमिटमेंट के कहीं भी नहीं पहुंच सकते अपनी लाइफ में, लेट अलोन CSS। तो अगर आपको ये लगता है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं या आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं ऑल योर लाइफ और आप CSS नहीं कर सकते, दैट इज़ समथिंग यू हैव टू गेट रिड ऑफ। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो आप CSS कर सकते हैं। I've been an average student my whole life and I qualified CSS. तो इंटेलिजेंट होना इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, फॉरेन ग्रेजुएट होना इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, टॉपर होना इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस, कि आप अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस करें, आप अपने जो एक प्री कंसीव जो आपका क्राइटेरिया है उससे हट के आप कोई चीज़ कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम। और जब हम ये बात करते हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है, जब आप अपना माइंड बना लेते हैं कि आपने CSS करना है और आप डिटर्मिन हो जाते हैं उस चीज़ के ऊपर, देन यू स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स द सब्जेक्ट्स और जो भी उसके अंदर सिलेबस है, जो भी पेपर के लिए आपको सिलेबस चाहिए होता है, फिर आप सिलेबस देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का फियर स्टार्ट होता है और कुछ लोग होते हैं जो ये फियर ऑलरेडी लेके CSS के अंदर आते हैं। जो लोग ऑलरेडी लेकर आते हैं फियर CSS के अंदर, लेट्स डिस्कस दैम फर्स्ट। वो कौन लोग होते हैं? उन लोगों को ये बताया जाता है कि CSS करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप CSS नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है देन गो फॉर इट, गो फॉर CSS। इंग्लिश अच्छी होना इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट देन आपके CSS के एग्ज़ाम में सक्सेस। वो डिफ़ाइन नहीं करता कि आप CSS में पास होंगे या फेल होंगे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो जो लोग ये डर लेकर इस फील्ड के अंदर आते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डर की वजह से इसको परस्यू नहीं करते, पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर करें कि इट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। आपको ज़रूरत ही नहीं है इंग्लिश से डरने की, क्योंकि इंग्लिश CSS सिर्फ इंग्लिश पे बेस्ड नहीं है। दूसरी चीज़, जब लोग इस और जो लोग जब CSS की तैयारी करना शुरू करते हैं और तब उनको ये डर स्टार्ट हो जाता है कि हमें ये नहीं आता, हमारे लिए ये मुश्किल है, हम ये कैसे कर सकते हैं। एक कॉमन रूल ऑफ द थंब जो है वो ये है कि आप प्रैक्टिस से कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग इट बेटर, एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग टाइम टू इट, यू आर वर्किंग ऑन इट, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, आप उसको डेली बेसिस पे आप वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हमेशा उस चीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये रूल ऑफ द थंब है, ये कॉमन प्रैक्टिस है हमेशा से। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें किसी चीज़ की, वो आपका मेजर भी है, आपने 4 साल 2 साल उसको टाइम दिया है, उसको पढ़ा है, उसमें डिग्री ली है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है उस फील्ड में तो फिर आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, 4 साल वो डिग्री लेकर, BS की डिग्री लेकर जो है वो आते हैं, 4 साल वो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से आती है, जो कि आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं आती है। सिमिलर इज़ द केस विद इंग्लिश। आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करने से आती है, आपको इंग्लिश डेली बेसिस पर पढ़ने से आती है, आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से सिर्फ इंग्लिश नहीं आती है। तो अगर आपके दिल में ये डर है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और तो आप लिहाजा आप CSS नहीं कर सकते और आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल जो है ना साइड पे रख दें, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी बात, जब इंग्लिश का जो कोर्स है, इंग्लिश के कोर्स को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह से ग्रामर को प्रैक्टिस करें। हमें प्रेसी का नहीं पता है, हमें कॉम्पोजिशन का नहीं पता है, हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो हैं इंग्लिश की हमें उसका नहीं पता है। तो ये डर आपका बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अपनी डिग्री के अंदर या अपने एजुकेशन के अंदर आपने ये चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ी होती हैं, बहुत स्टार्ट में पढ़ी होती हैं, स्कूलों में पढ़ी होती हैं, कॉलेजेस में पढ़ी होती हैं, कहीं ना कहीं पे। यूनिवर्सिटी में आप ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं। जब कोई इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में, तो ऑब्वियसली उसको भी ये चीज़ें उस तरह से याद नहीं होती हैं।
उसके लिए हमने यहाँ पे आईसेप में एक इंग्लिश डेस्क जो है वो बनाया है, जो कि बेसिकली फोकस्ड है आपकी इंग्लिश फाउंडेशन को बिल्डअप करने पे। ये 1 मंथ का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें 1 मंथ में आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती है आपके स्टार्ट ऑफ द कोर्स में। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और जब आप पहले मंथ के अंदर इंग्लिश फाउंडेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपको आगे डर नहीं होता कि 6, 7, 8 महीने जब जितनी देर भी आप CSS की तैयारी करेंगे, आप इंग्लिश के बारे में परेशान नहीं होते। एंड दैट इज़ वेरी वॉइस कि आप शुरू में उस चीज़ का प्रैक्टिस, उस चीज़ का डर ख़त्म कर लें जो कि आपको आगे जाके ज़्यादा तंग करने वाला है। तो ऑब्वियसली जब आप अपनी फाउंडेशन जो है उसको क्लियर कर चुके होंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर लिए, अपने प्रैक्टिस आपने कर ली हुई है उस चीज़ की, तो उसके बारे में आपको आगे जाके परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। इस इंस्टीट्यूट के, इस फाउंडेशन की डिस्टिंक्ट बात ये है कि ये आपको रूल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं कि आप उनको पढ़ें, उनको प्रैक्टिस करें और डेली बेसिस पे आपका काम जो है वो यहाँ पे चेक हो, ताकि आपको पता हो कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। as much as I have seen and experienced in ISEP, यहाँ पे इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जाता है कि जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं इन CSS, जो भी एग्ज़ाम्स के अंदर, जो भी सिलेबस के अंदर, या जो भी इंटरव्यूज़ को लेके जो भी ट्रेंड चेंज हो रहे हैं इस फील्ड के अंदर, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए अपनी एकेडमिक्स के अंदर। एंड दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से अपने आप को उस चीज़ में मोल्ड किया जाए ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को बेटर हेल्प कर सकें। तो ये जो इंग्लिश हेल्प डेस्क है, जो इंग्लिश फाउंडेशन का कोर्स है, इट इज़ वन ऑफ दोज स्टेप्स जहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है बिल्कुल एक इंग्लिश प्रैक्टिस को, ताकि अगर आप ये फील करते हैं कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, या आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। टू बिकम अ पार्ट ऑफ आईसेप आपके पास एक नया ऑप्शन जो है वो आने वाला है, एंड दैट इज़ अ मॉर्निंग सेशन दैट दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मंथ। इट इज़ एन 8.5 months लॉन्ग सेशन, और ये सेशन जो है मल्टी डायमेंशनल है ऑब्वियसली। सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये सिर्फ 2 या 3 चीज़ों या के ऊपर फोकस नहीं है, 2 या 3 महीनों पे फोकस नहीं है। टिल एग्ज़ाम्स आपके पास आपके जो हैं वो क्लासेस चलेंगी सेशन में, और आपके टेस्ट सेशंस होंगे, असाइनमेंट सेशंस होंगे, आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स दी जाएंगी। दिस इज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट फीचर जो कि ये एकेडमी जो है, ये इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर ये डर होता है कि हमें 3 महीने में हम किस तरह से CSS की तैयारी करें, और जो भी आपको ये कहते हैं कि आप 3 महीने में CSS की तैयारी कर सकते हैं, दैट इज़ अ कम्प्लीट लाई। आप नहीं कर सकते 3 महीने में CSS की तैयारी। आपको CSS की तैयारी करने के लिए बहुत लंबा टाइम दरकार होता है, और उसमें किसी का आपके साथ होना इज़ समथिंग जो आपके लिए इनकरेजिंग होता है। ISEP is going to be with you from start till the end. 8.5 months long session जिसके अंदर आपके पास फाउंडेशन कोर्सेज हैं, आपके करंट अफेयर्स के, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज हैं, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के कोर्सेज हैं। आई कम बैक टू द डिटेल्स ऑफ दीज। फिर टेस्ट सीरीज़ हैं, आपके मॉक एग्ज़ाम्स हैं। सो एक फुल फ्लेज प्लान जो है वो आपकी सक्सेस के लिए तैयार किया गया है, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझें, एनालाइज करें, अपना एनालिसिस बिल्डअप करें, और फिर आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर हों, ताकि आपकी सक्सेस की गारंटी ज़्यादा हो। ये नहीं कि आप चांस के ऊपर रहें कि आप पता नहीं आप यहाँ से तैयारी करके आपने इस तरह से तैयारी की है, उस तरह से तैयारी किया, आप पेपर जो है वो पास कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। पेपर पास करने के लिए, पेपर में बैठने से पहले यू शुड बी श्योर ऑफ योरसेल्फ कि आपकी इतनी तैयारी है कि यू कैन नाउ फाइट विद दैट। आप जो है अपने फियर से फाइट कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि हाँ मेरी इतनी तैयारी है कि मैं पेपर में बैठ के पेपर बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, राइट। एंड दैट करेज कम्स जब आप इस डर को ख़त्म कर देते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती है। क्योंकि रह दे के सबके जो दिमागों में डर होता है वो इंग्लिश का ही होता है। खैर, कमिंग बैक टू द मॉर्निंग सेशन जो कि यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम दिस मंथ 15 जून इंशाल्लाह।
मॉर्निंग सेशन में आपके पास सबसे पहले मंथ का फाउंडेशन कोर्स है जो कि टोटली आपका फोकस्ड है, सोली फोकस्ड ऑन योर इंग्लिश फाउंडेशन। उसके अलावा आपको उस मंथ में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको सिर्फ इंग्लिश फाउंडेशन जो है आपके उसके ऊपर जोर दिया जाएगा। उसके बाद कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनका क्राइटेरिया ये है कि आपके लेक्चर्स होंगे, साथ आपको डेली असाइनमेंट्स दी जाएंगी और आपका वीकली टेस्ट होगा। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू ताकि अपनी बेटर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि CSS में सिर्फ आप नॉलेज लेते जाओ किसी से या आप उन सब्जेक्ट्स का नॉलेज लेते जाएं लेकिन आप उनको बेटर इम्प्लीमेंट ना करें, आप उनकी प्रैक्टिस ना करें, आपको ये ना पता हो कि आपने एक क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है, तो फिर ऐसा नॉलेज आपके किसी फ़ायदे का नहीं होता, राइट। तो ये जो प्रोग्राम है ये फोकस्ड है कि आपको डेली असाइनमेंट्स मिलें, आपके वीकली टेस्ट हों। इसके अलावा हमारा डिस्टिंक्ट फीचर ये है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है फॉर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन कि एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स उनको यहाँ पे करवाया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं ताकि आपको ये पता हो कि आपने आर्टिकल किस तरह से पढ़ना है, आपने आर्टिकल किस तरह से समझना है, आपने अपना एनालिसिस किस तरह से बिल्ड करना है और आपके लॉजिक्स किस तरह से प्रिपेयर्ड होने चाहिए ताकि आप अपना क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या किसी भी और सब्जेक्ट का उसको बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर सको, उसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सको। क्रिटिकल एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स पेपर। आपके करंट अफेयर्स के पेपर में अगर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, दैट मीन्स आपका पेपर is not up to that mark and examiner is going to be looking for critical analysis in your paper. बहुत सारे लोगों को CSS में आके ये आइडिया नहीं होता how to do critical analysis, how to build up your analysis, how to build up your logics। और जिन लोगों को ये आइडिया नहीं होता they always stay confused कि इस चीज़ को उन्होंने किस तरह से टैकल करना है, आर्टिकल्स को किस तरह से पढ़ना है, एडिटोरियल्स को किस तरह से समझना है, उसमें से वो चीज़ किस तरह एक्सट्रैक्ट करनी है जो कि उनको समझ में आती है। आपकी ओपिनियंस फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर एज वेल। अगर आपकी ओपिनियन फॉर्म्स नहीं हुई हैं, ओपिनियंस फॉर्म नहीं हुई हैं, तो आपका एनालिसिस बिल्ड नहीं हुआ है। आपका एनालिसिस बिल्ड नहीं हुआ है, दैट मीन्स आप पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका एनालिसिस नहीं बिल्ड हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज, आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जब आपको इन रिलेशंस का नहीं पता, आपको एक वर्ल्ड व्यू का नहीं पता, आपको आपको उस लेंस से देखने की आदत नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल है कि आप अपनी बात उस कैलिबर तक उस कैलिबर की बात जो है वो एग्ज़ामिनर को वो समझा सकें, जो कि एक रिक्वायर्ड होता है CSS को पास करने के लिए। तो हमारा फोकस इज़ ऑल्सो ऑन दोज थिंग्स कि आपको एडिटोरियल की एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, आर्टिकल रीडिंग की एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ ताकि आपको ये पता हो कि आपने आर्टिकल को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझना है और फिर अपनी बात जो है वो किस तरह से पेपर के अंदर लिखनी है, क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करना है बेसिकली। इसके अलावा जो सेम क्राइटेरिया है दैट इज़ फॉर ऑप्शनल, जिसमें जो कि 2 मंथ्स हैं आपके ऑप्शनल्स के लिए, जिनमें आपको 2 मंथ्स में ऑप्शनल्स पढ़ाए जाएंगे। और फिर आपका जो 1.5 मंथ या 1.5 महीना जो है दैट इज़ ओनली फॉर योर रिवीजन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो कि आपने पहले पढ़ा है। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पेपर में जाने से पहले, अपने पेपर में बैठने से पहले आपको रिवीजन, आपके लिए रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रिवीजन भी रन टाइम पे नहीं, उसी टाइम पे नहीं रिवीजन करना, दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल, बल्कि कुछ टाइम पहले अपने रिवीजन के लिए जो टाइम है उसको आपको कमिट करना है कि मैंने इस टाइम में रिवीजन करनी है। रिवीजन आपकी टेस्ट सीरीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो ऑन कैंपस हम आपको रिवीजन का जो है वो टाइम देंगे, हम आपको रिवाइज़ करवाएंगे सब्जेक्ट्स, ताकि आपको बाद में ये टेंशन ना हो कि आप यहाँ से निकल के जाते हैं तो आपकी रिवीजन नहीं है या आपका कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं है। दैट मीन्स हम आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक चल रहे हैं, आपकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करवा रहे हैं, आपका रिवाइज़ करवा रहे हैं ताकि आप टेस्ट सीरीज़ में बैठ सकें। 1.5 मंथ रिवीजन के बाद वी हैव द टेस्ट सीरीज़, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाएंगे। पहले तो नाउ दीज आर 3 tiers that we have divided test series into: topic wise test, then we have half book test and
Then we have grand mocks, grand mock 1 and grand mock 2. Test practice is basically very very important for your written exam success. क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में या टेस्ट देने से आपको ये पता चलता है कि आप अंडर प्रेशर किस तरह का परफॉर्म करते हैं. ऑब्वियसली जब आप पेपर में जाके बैठते हैं, आपकी उस तरह से ट्रेनिंग, उस पैटर्न पे ट्रेनिंग नहीं हुई होती है कि आपने जो है किस तरह से पेपर के अंदर बैठ के जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उस टाइम आपका थिंकिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, आपकी सोच जो है वो किस तरह से आपके हाथ का साथ दे रही हो, आपकी टू बी वेरी प्रिसाइज आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करना, टू कंट्रोल दैट प्रेशर दैट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ प्रैक्टिस करके जाएं. अपने आपको अगर आप पहले 5 से 10 मिनट में संभाल लेते हैं पेपर के अंदर, यू विल एस इट. आप उसमें डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे. और वो आपकी प्रैक्टिस किस तरह से होगी? वो आपकी प्रैक्टिस होगी टेस्ट सीरीज़ से. जब आप रिपीटेडली उन चीज़ों का टेस्ट देंगे, उसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर बैठ कर टेस्ट देंगे, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपने अंडर प्रेशर किस तरह परफॉर्म करना है, अपने आप को किस तरह आपने जो है इस कैलिबर पे लेके आना है कि आप अंडर प्रेशर बेटर परफॉर्म कर सकें. क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हैं, जब आपको डर होता है चीज़ों का, बिकॉज ऑब्वियसली एक बड़ी चीज़ है आपके लिए, एक नई चीज़ है, आप पहले उस स्टेज से गुजरे नहीं हैं और आपके बहुत ख्वाब हैं इस चीज़ को लेके ऑब्वियसली, तो आपके ऊपर प्रेशर भी उस चीज़ का ज़्यादा होता है. हमारे साथ एस्पिरेशंस जुड़ी होती हैं बहुत सारे लोगों की, तो आपके ऊपर जो प्रेशर है दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू और बेनिफिशियल भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है. अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बेनिफिट फॉर यू. और उसको कंट्रोल करने के लिए, इतना उसमें मास्टर होने के लिए कि आप अपना प्रेशर जो है उसको कंट्रोल कर सकें, उस टाइम पे आपको बार बार उस स्टेज से गुजरना पड़ता है ताकि आपको ये पता हो कि आपने पेपर मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, आपने क्वेश्चन की डिवीजन किस तरह से करनी है, आपने कितना टाइम एक क्वेश्चन को देना है, कितना टाइम जो है आपने दूसरे क्वेश्चन के लिए रखना है, और टाइमिंग ओवरलैप नहीं करनी है. ये वो चीज़ें हैं जो कि हम ऑफ्टन बाद के लिए छोड़ देते हैं, एंड के लिए छोड़ देते हैं, दैट ओके विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो एंड अटेम्प्ट द एग्ज़ाम. बट दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस बिफोर हैंड. ये छोटी छोटी चीज़ें दैट मे सीम इनसिग्निफिकेंट टू यू, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है फॉर योर सक्सेस. आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप कितना टाइम जो है एक क्वेश्चन पे लगा रहे हैं, आप कहीं एक क्वेश्चन का टाइम दूसरे को नहीं दे रहे, आपने पेपर पूरा किया है, आपने प्रॉपरली क्वेश्चंस कंक्लूड किया. दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम नहीं समझते हैं, और जो कि मोस्टली जगहों पे, मोस्टली जो कोचिंग सेंटर्स हैं या मोस्टली जो जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है CSS को लेके, वो लोग नहीं बताते हैं कि आपने किस तरह से मैनेज करना है. लेकिन ये ज़रूरी है टू इंश्योर योर सक्सेस इन दिस पेपर कि आप फोकस्ड रहें इस चीज़ पे कि आपने शुरू से लेकर एंड तक तैयारी करनी है, अपने आप को एंड तक के लिए प्रिपेयर करना है और आपने दरम्यान में कुछ नहीं छोड़ना है. लिहाजा जो टेस्ट सीरीज़ है वो उसका जो फोकस है वो यही है कि आपके बार बार टेस्ट दिए जाएं ताकि आप उस इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो सकें, आप उस फीलिंग से फेमिलियर हो सकें जो कि आपको पेपर में बैठ के हो सकती है, और आप बेटर परफॉर्म कर सकें. नो, दिस इज़ समथिंग दैट I would like to call a power pack for your success in CSS. क्यों? क्योंकि we are teaching you the key concepts, we are teaching you the essentials. हम आपकी बेस बना रहे हैं, then we are telling you to practice it. हम आपको opportunities दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और then we are checking your work. कांस्टेंट जो है सुपरविजन है, मेंटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो यहाँ पे आके आपकी सुपरविजन करेंगे. देन असाइनमेंट्स, योर राइटिंग स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और फिर आपकी रिवीजन, देन योर टेस्ट सीरीज, दैट इज़ द एग्ज़ाम फेज ऑफ योर होल सेशन. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यू नीड दिस in order to succeed in CSS. जहाँ पे आपने डर को ख़त्म कर दिया है, CSS के डर को, CSS के पेपर के डर को, इंग्लिश के डर को, वहाँ पे आपने CSS का इम्तहान जो है वो पास कर लिया है. एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द अपॉर्चुनिटीज़ कि आप इस डर को ख़त्म करें, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आप सिर्फ CSS तक नहीं, आपकी लाइफ में भी सक्सीड करने के लिए यू शुड
गिव अप दोज फियर्स, और एक नया जो है फ्रंट यू शुड ओपन फॉर योर सेल्फ, ताकि आप भी ये देख सकें कि आप किस तरह से अपनी एबिलिटीज़ को उनको यूज़ कर सकते हैं फॉर योर सक्सेस। तो ये तो रहा जी हमारा सेशन की डिटेल्स और हमारे एक प्रोग्राम की डिटेल्स जो कि मैंने आपसे शेयर की, और मिथ्स जो हैं उनको हमने एड्रेस किया। नाउ आई वांट यू गाइस टू आस्क योर क्वेश्चंस, कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है सीएसएस को लेकर, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कहाँ से स्टार्ट लेना है। इफ़ यू हैव दोज क्वेश्चंस देन आई एम वेटिंग फॉर यू। आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एंड आई एम हियर टू आंसर देम। For those who are just joining us, we are waiting for your questions, कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है सीएसएस को लेकर, तैयारी को लेकर, स्टार्ट करने को लेकर, तो आप वो क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछ सकते हैं एंड मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग देम। अच्छा, क्वेश्चन आया है कि हाउ टू प्रिपेयर दी होल सिलेबस। देखिए, सिलेबस इट्सल्फ जो है, एक जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं सब्जेक्ट्स के सिलेबस को, तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको बड़ी लगती है, एक पहाड़ लगता है जो कि आपने सर करना है, कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, आप किस तरह से इसको कवर करेंगे। जब हम एज वन यूनिट किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन ये एक कॉमन प्रैक्टिस है और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब आप चीज़ों को छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो आपको कंकर करना ज़्यादा आसान लगता है। तो सिलेबस को कवर करने के लिए आप उसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड करें। अगर आप पूरा सिलेबस जो है वो एक ही टाइम पर लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी नहीं उसको जो है कवर कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को ये चीज़ अपने दिमाग माइंड में जो है बिठा लेनी चाहिए कि आपने एक ही दिन में सारा सिलेबस कवर नहीं करना है। आपके पास मंथ्स हैं, आपके पास ईयर है उसको कवर करने के लिए, तो उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके उस सिलेबस को अपने टाइम के अकॉर्डिंगली उसके साथ जो है उसका एक टाइम टेबल बनाएं कि मैंने इतने टाइम में ये यूनिट जो है इसको कवर करना है, इसको प्रॉपर्ली मैंने पढ़ना है, और सारे जो इसके अंदर डिटेल्स हैं मैंने उनको कवर करना है। तो इस तरह से आपका जो स्मॉलर यूनिट में जो चीज़ है दैट विल बी मोर हेल्पफुल, आप उसको बेटर तरीके से जो है वो कवर कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप CSS 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं। येस, यू हैव सफिशेंट टाइम ऑन योर हैंड कि आप जो है प्रॉपर्ली तैयारी कर सकें। अगर आप ऑन योर ओन तैयारी कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, ताकि आपके पास एक कोचिंग हो, आपके पास बेटर एक टाइमलाइन हो, एक आपके पास रोड मैप हो जो कि आपको लीड कर सके बेटर तैयारी के लिए। तो आपके पास टाइम है, यू ओनली नीड प्रॉपर गाइडेंस, और आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए जो है यू शुड लुक अप फॉर दैट। रिकमेंडेड बुक्स अबाउट CSS इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी चूँकि मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है एंड आई डिडंट परस्यू इट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो रिकमेंडेड बुक्स वैसे तो CSS के सिलेबस में जो हैं वो हर सब्जेक्ट के पीछे हर सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ जो है आपको रिकमेंडेड बुक्स की एक लिस्ट दी होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड दोज रिकमेंडेड बुक्स, क्योंकि ये दे कैरी अ वेट जो कि आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। हम लोग जो है वो उन सजेस्टेड रीडिंग्स को ऑफ्टन पेज जो है वो पलट देते हैं। तो ये जो रिकमेंडेड बुक्स हैं ये उन्होंने किसी वजह से वहाँ पे लिखी हुई हैं, तो वहाँ पे आप जो इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, सॉरी, आप उनको देख लें।
अगर वो आपके पास अवेलेबल हैं, कोई आपको PDF में मिलती है तो वो ले लें, कोई हार्ड फॉर्म में मिलती है तो आप वो ले लें. How many books for each subject? आईसेप की लोकेशन ये बरकत मार्केट में ग्लोरिया जीन्स के सामने. एंड बाकी इन्फॉर्मेशन आप पेज पे मैसेज करके जो है वो ले सकते हैं. बाकी सब चीज़ के बारे में, फ़ी या होल क्लास सेशन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए. हाउ मैनी बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट? हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्कॉलर्स वाला काम करें और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ें. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. हाँ, 1 से 2 किताबें इस तरह की जिसमें एक किताब ऐसी जिसमें बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हों आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड. ठीक है. बेसिक की कॉन्सेप्ट की एक बुक हो आपके पास, और इसके अलावा एलेबोरेटिव कॉन्सेप्ट जो हैं उसकी कोई एक आधी किताब इस तरह से हो. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ें इस बारे में. Alright, so we are done for this session. If you need any information regarding the ISIP morning session, you can just text message on the page, and they'll equip you with everything that is essential. I hope that you guys found this helpful, and I wish you luck for your future endeavors. Thanks.